तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपके एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज केमिस्ट्री का लेकर आ चुका है, जिसमें आप लोग का ये पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्लास 11th का दिखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास 11th का। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगेगा, और ताकि आप लोग समझ सके, क्योंकि आप लोग 10th तक पढ़े हैं और क्लास 11 तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो क्लास 11 कितना आप लोग को पता ही है वो कितना टफ रहता है, 10th के मुकाबले कितना ये रहता है। ठीक है, 10th से आप लोग 11 जाएंगे तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा जंप। 10th का सिलेबस कुछ नहीं है 11 के तुलना में। ठीक है, 11 के एक एक चैप्टर 10th के एक एक किताब के इक्वल है। तो कहीं ना कहीं 11 बहुत आप लोग को ये रहा था। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये वास्तविक है, ये रियलिटी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि आप लोग एक चैप्टर 11 का पढ़ेंगे ना, वो 10th में आप लोग 4-5 चैप्टर पढ़े होंगे तो मिला के एक चैप्टर होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह होता है, तो एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगेगा। तो चलिए, ये सेकेंड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और 2023 में यदि आप लोग सेकेंड एग्जाम देने वाला कांचा फोर्टी का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप लोग दिखा रहे हो, ये सेकेंड एग्जाम में ही पूछा गया है 2022 में। 2022 का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। तो अब 2023 में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले देख लीजिए किस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलिए, इससे पहले मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन जो कि है फिजिक्स का, जो कि कॉन्सेप्चुअल गलती हुआ था। तो क्या गलती हुआ तो वो अभी बता देता हूँ, उसके बाद चलते केमिस्ट्री की ओर। तो ये क्वेश्चन था जो कि 27 नंबर क्वेश्चन में है, 27 वाला में है, जो कि एक स्टूडेंट थे आलोक, उन्हीं के द्वारा बताया गया कि इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड एनसीईआरटी में इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है एंड मैंने कुछ और बताया। तो क्या गलती हुआ था, इसलिए मैंने उसका कमेंट जो है पिन कर दिया था। ठीक है, पिन कर दिया था एंड आप लोगों को पूछे थे, होमवर्क दिए थे, एक होमवर्क दिए थे कि इसका बताओ क्या कॉन्सेप्चुअल गलती है, क्या सिली मिस्टेक्स है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ये तो मुझे बहुत ख़राब लगा यार, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को कुछ देते हैं होमवर्क बताने के लिए, अब उसका आप लोग करते नहीं है। मतलब कि आप समझ रहे हैं आप लोग को तैयारी किस तरह से चल रहा है। और जो इसका आंसर जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक क्या हुआ वो आलोक ही बताएं। जो स्टूडेंट इसमें कमेंट किए थे वही स्टूडेंट आखिरकार बताया, और वो बिल्कुल सटीक जवाब दिए हैं। लेकिन आप लोग में से कोई मतलब जवाब नहीं दिए। मैंने टेलीग्राम पर भी बता दिया था कि इसका जाइए आंसर दीजिए, क्या गलती हुआ है वो बताइए, लेकिन आप लोग किसी ने नहीं बताया। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। आप लोग तैयारी क्यों कर रहे पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग तैयारी कर रहे तो मैं होमवर्क दे रहा, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो ये मुझे ख़राब लगा। तो चलिए अब इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या कॉन्सेप्चुअल गलती हुआ था। तो यहाँ बोला जा रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक दिया हुआ 220 वोल्ट और 100 वाट। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था और क्या गलती हुआ, तो वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर भी दिया हुआ है एंड आप लोग को पी दिया हुआ। मैंने बताया था पी इक्वल टू वी आई लगाइए और यहाँ से आई निकल जाएगा। ठीक है, आई कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जैसे ही आई कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पर भी है और पावर पूछ रहा, तो फिर पी इक्वल टू वी आई पुट कर दीजिए, और ये आई यहाँ से पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर पावर निकल जाएगा। लेकिन ये तो आप लोग समझ रहे हो कि ये तो बिल्कुल सही बताया। गलती क्या हुआ, गलती ये हुआ कि हम लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे। ओम्स लॉ क्या पढ़े, भी इज इक्वल टू आई है। दरअसल ये ओम्स लॉ नहीं होता। ओम्स लॉ आखिरकार ये होता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ये ओम्स लॉ होता है, और इसी को प्रोपोर्शनलिटी हटाकर हम लोग भी इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं। ये कॉन्स्टेंट लगाते हैं आर, जो रजिस्टर हम लोग पढ़े। ठीक है, तो ये होता है ओम्स लॉ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी वोल्टेज हम लोग का चेंज होगा, पोटेंशियल जब भी चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का करंट भी चेंज होगा। ठीक है, यदि ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब इस तरह से देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि वोल्टेज के सेम होने ये चेंज होने, यानी कि इसको पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल के चेंज होने से करंट चेंज होगा। तो लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर तो पोटेंशियल 220 वोल्ट है और यहाँ पे 110 वोल्ट है। मतलब कि पोटेंशियल सेम हो, ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगा। मान लीजिए I1 है तो यहाँ पर I2 होना चाहिए, तो करंट भी चेंज होना चाहिए। लेकिन मैंने उस क्वेश्चन में क्या कर दिया था, करंट को सेम लगा दिया था। यहाँ से करंट निकाले और इसमें पुट कर दिए, तो करंट तो चेंज होगा ना, दोनों में तो सेम करंट नहीं रहेगा। वही गलती हुआ था। तो क्या सेम रहेगा, सेम हमेशा सेम यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगा सकते हैं। और आप लोग देखिए पावर 3 फार्मूला पढ़े हैं ना, तो पावर में ये आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ क्या कांस्टेंट रहता है। एक कांस्टेंट चीज़ को आप लोग को पकड़ना है, वही फार्मूला लगाना। 3 फार्मूला पढ़े हैं तो एक कांस्टेंट चीज़ को जहाँ पर पकड़ लेंगे उसी फार्मूला का यूज करना है। जैसे हम यहाँ पर पकड़ लिए ना, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर पकड़ लिए, मतलब कि यहाँ भी तो वेरिएबल है लेकिन आर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हो मिल गया ना, तो ये फार्मूला हम लोग का सटीक बैठेगा। तो यहाँ पर आर निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, मैं निकाल के दिखा देता, और कितना निकलेगा बताइए। पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। एंड यहाँ से हम लोग आर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी 220 गुना 220 और डिवाइडेड बाई पी, पी कितना 100।
कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 0 1 0, तो 200 ये 22 गुना 22 हो जाएगा। मतलब यहाँ से r इक्वल टू हम लोग का निकल गया 22 गुना 22, मल्टीप्लाई नहीं कीजिए अभी, ठीक है, 22 गुना 22 निकल गया। एंड यहाँ से हम लोग देखिए v दिया हुआ, तो फिर से पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा दीजिए, वी स्क्वायर बाय आर, वही पावर पूछा जा रहा था। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 110 गुना 110 डिवाइडेड बाई 22 गुना 22 था, 22 गुना 22। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये 2 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, मतलब ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, मतलब 25 हो गया, ठीक है। पावर 25 वाट निकल गया। पावर 25 वाट किस में है, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ गए ना। और देखिए 28 नंबर वाला भी एक मतलब गलती नहीं हुआ था, इसमें गुना करने में गलती हो गया था। 12 इंटू 400 आया था ना, तो इसको गुना करने पर 4800 ओम होता, और इसको किलो ओम में चेंज करते तो 4.8 किलो ओम होता, ठीक है। तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये आंसर होगा। चलिए अब केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों को अच्छा सा समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ जाए, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं एक बार भी, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आप लोग समझ में ना आए। तो देखिए 41 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पीएच का घटता क्रम है, और इसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इंग्लिश में ही डिस्कस करूँगा क्योंकि 11th का है मैक्सिमम। तो पीएच का घटता क्रम, सबसे पहले पीएच का हम लोग जान लेते हैं, पीएच आखिर होता क्या है, तो आप लोग जानते ही होंगे। वैसे मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जैसे जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है। और जो बेस होता है, मतलब कि जो क्षार होता है, उसका पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। और जो आप लोग का लवण होता है वो तो 7 होता है, ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, NaOH का पीएच सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 14 के इक्वल होता है NaOH, ठीक है। तो यही आंसर सही हो जाएगा, 14 होगा। और रक्त का लगभग 7.4 के आसपास होता है, 7.4 या 7.2, थोड़ा 7.4 होता है शायद, ठीक है। और जो नींबू का रस है वो लगभग 2.2 होता है, HCl का तो और कम होता है। तो ये ऑप्शन आप लोग का सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है, मतलब कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैसे पहचानेंगे, मैंने देखिए वन शॉट वीडियो लेकर आया था, अम्ल क्षारक एवं लवण, उसको यदि नहीं देखे तो उसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। 20-25 मिनट में आप लोग का एक चैप्टर रिवीजन हो जा रहा था, और क्या चाहिए। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा जा रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा, HCl होगा। HCl क्यों होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत कोई बोलेंगे HF भी तो हो सकता है, तो HCl क्यों होगा, देखिए पहले इसको आयोनाइज कीजिए, HCl को आयोनाइज कीजिएगा, तो क्या होगा H+ एंड Cl-, ये चीज़ होगा। अब देखिए H+ और Cl- हुआ। हम लोग कोई भी एसिड को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए क्या करते पता है, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हम लोग देखते हैं कि उसका कॉन्जुगेट बेस जो है, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम लोग H+ को हटा देते हैं, H+ को हट गया, मतलब कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cl-, ये चीज़ हो गया कॉन्जुगेट बेस। यदि कॉन्जुगेट बेस जितना अधिक स्टेबल होगा उतना ही अधिक ये स्ट्रॉन्ग होगा, समझ रहे हैं। कॉन्जुगेट बेस जितना अधिक स्टेबल होगा उतना ही अधिक ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होगा, समझ गए। तो देखिए Cl- क्या स्टेबल है, जी बिल्कुल स्टेबल है। ये इसको यदि तोड़िएगा, इसको यदि HF को भी तोड़ लीजिए, HF को भी तोड़ लीजिए, HF को तोड़ेंगे तो H+ एंड F-, तो जो ज़्यादा देखिए जैसे यहाँ पर F- है, यहाँ पर F- है, यहाँ पर Cl- है। F- ज़्यादा स्टेबल है कि Cl- ज़्यादा स्टेबल है, ये हम लोग पता करना है। यदि F- ज़्यादा स्टेबल है तो HF ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और यदि Cl- ज़्यादा स्टेबल है तो HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखना है कि F- और Cl- में कौन ज़्यादा आप लोग का स्टेबल है। तो मैं बता देता हूँ कि जो Cl- वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखिए F का साइज जो है, F का साइज कम होता है लेकिन Cl का साइज ज़्यादा होता है। और जिसका साइज ज़्यादा होता है, मान लीजिए यहाँ पर साइज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता भी तो ज़्यादा होगा ना, इलेक्ट्रॉन में उतना रिपल्सन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं Cl में माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू F में माइनस, क्योंकि F का साइज छोटा होता है, F का साइज इतना है तो Cl का साइज आप लोग का इतना बड़ा है। तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखिएगा, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखिएगा तो यहाँ पर तो रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है बिना रिपल्सन के। तो कहीं ना कहीं Cl में माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू F में माइनस। तो समझ गए ना, इतना डिटेल में तो शायद ही आप लोग किसी को समझ में आया होगा, अदरवाइज समझ में आ गया तो वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे मुकाम पर जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए इसमें उतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की वैसे ज़रूरत था नहीं, फिर भी आप लोग करवा दिए। आप लोग 11 में पढ़ेंगे तब अच्छा समझ में आएगा। 43 में चलते, इफ़ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज विच गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड।
तो ठीक है, यदि NaCl का विद्युत विच्छेदन किया जाए तो इनमें से कौन सी गैस एनोड पर मुक्त होगी। तो इसको देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस का ये क्वेश्चन है जिसमें NaCl का इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है, तो कौन सा गैस एनोड पर होगा। तो सबसे पहले इसका एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन मैं आप लोग बता देता हूँ। रिएक्शन ये होता है, रिएक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। NaCl प्लस 2H2O इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये हम लोग का क्या देता है, ये हम लोग को देगा 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। और जो यहाँ पर देख सकते हैं Cl2 आ गया, यही Cl2 एनोड पर आप लोग का एनोड पर आता है, लिबरेट होता है एनोड पर, और जो H2 है ये आप लोग का कैथोड पर लिबरेट होता है। तो ये चीज़ याद रखना, हो सकता है नेक्स्ट टर्म में आप लोग का H2 का पूछ दिया जाए कि नहीं, कैथोड पर पूछ दिया जाए, कैथोड पर कौन सा गैस लिबरेट होगा, तो वो H2 होगा। हम लोग का एनोड पर पूछा जा रहा है तो एनोड पर Cl2 होगा। और Cl2 क्यों होगा पता है एनोड पर, क्योंकि एनोड जो होता है ना वो पॉजिटिव आप लोग का इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर जो होगा एनोड पर जो होगा आप लोग का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और वो Cl2 में कन्वर्ट होगा। इतना डिटेल में आप लोग का एक्सप्लेन कर दिए कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl माइनस का, Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बनाएगा और वही लिबरेट होगा एनोड पर। तो Cl2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3। पता नहीं आप लोग कितना किसी को समझ में आ रहा होगा, वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, आप लोग बहुत कोई बोल रहे थे पीएच निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए, तो इसमें पीएच निकालने का फॉर्मूला आप लोग बता दिया जाएगा। ए सोल्यूशन हैविंग pH = 4, पीएच का मान दिया हुआ 4, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सोल्यूशन इज 1 × 10⁻⁻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 ⁻
हुआ है, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता दिया हुआ 1 × 10⁻⁻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 
ये सारा ये क्वेश्चन जो है 11th का है, तो मैं 11th का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही डिस्कस करूँगा। तो देखिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला आप लोग को होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन, ये होता है पीएच का फॉर्मूला। अब लॉग के बारे में नहीं जानते होंगे, कंसेंट्रेशन ये सब तो जानते ही नहीं होंगे, तो फिर कैसे ये क्वेश्चन बना सकते हैं। लॉग का प्रॉपर्टी भी तो आप लोग को जानना होगा ना। तो लॉग का एक प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या लगेगा वो बता देता हूँ। लॉग का कुछ प्रॉपर्टी होता है, मान लीजिए लॉग ए बी है, ए इंटू बी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाई बी रहेगा तो लॉग ए बाई बी यदि रहेगा तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, इस तरह से लिख सकते हैं। यदि इस तरह से लेगा लॉग का ए स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं टू लॉग ए, टू लॉग ए, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पता होना चाहिए। यदि लॉग ए का पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं -2 लॉग ए, इस तरह लिख सकते हैं। यदि लॉग 10 है, 10 का पावर x है तो इसको लिख सकते हैं x इंटू लॉग 10। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और यदि इस तरह से है लॉग 10 का पावर -x है, 10 का पावर -x है तो इसको लिख सकते हैं -x लॉग 10, इस तरह से लिख सकते हैं। और जो log 10 का वैल्यू होता है वो 1 होता है। इतना आप लोग समझा दिए log के बारे में थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पर देखिए pH का वैल्यू 4 दिया हुआ और कंसनट्रेशन दिया हुआ 1 × 10 का पावर -x, तो x पूछा जा रहा। तो हम लोग pH का फॉर्मूला लगा दीजिए। pH इक्वल टू क्या होगा, pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग इंटू H प्लस का कंसनट्रेशन, माइनस लॉग H प्लस का कंसनट्रेशन ये होता है। तो pH का वैल्यू कितना दिया, 4 दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ माइनस लॉग H प्लस का कंसनट्रेशन क्या दिया, 1 × 10 का पावर -x। ठीक है, तो इसको मैं 10 का पावर -x ही लिख देता हूँ, 10 का पावर -x, ये चीज़ लिख दिया। अब बताए, मैंने फॉर्मूला बताया था कि log का पावर 10 का पावर -x है तो ये -x क्या होगा, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, log के बाहर आ जाएगा। तो -x, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू यहाँ पर x इंटू लॉग 10, और log 10 का वैल्यू बताया था 1 होता है। तो यानी यहाँ से 4 इक्वल टू x हो गया, मतलब x का ही वैल्यू हम लोग पूछा जा रहा है। तो x इक्वल टू कितना होगा, 4। तो 4 किस में, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 45 जो कि मोलरिटी निकालने बोल रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालने बोल रहा है। ये क्लास 11 का क्वेश्चन है और मैं इंग्लिश में ही अब एक्सप्लेन करूंगा। क्लास 11 का जो भी क्वेश्चन आएगा मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोग भी इंग्लिश में ही अब पढ़ने वाला है क्लास 11 में। ठीक है, हिंदी में क्या ही बताऊँगा, मैं इंग्लिश में भी समझ में आ ही जाएगा वैसे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम। डेंसिटी मतलब जानते ही घनत्व होता है, तो डेंसिटी दिया सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मतलब जानते हैं ना, जो विलियन होता है। सॉल्यूशन मतलब जो विलियन होता है, मैं अभी एक टर्म यूज करूंगा। सॉल्यूशन मतलब विलियन होता है, और विले जो होता है, विले ही होता है ना, विले बोला जाता है सॉल्यूट को, विलोई नहीं, विले, विले, विले बोलते हैं ना।
मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, सोल्यूट को विलेय बोलते हैं एंड सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, ठीक है, विलायक बोलते हैं। और ये दोनों को मिक्स हो जाता है तो सॉल्यूशन बनता है, मतलब उसको विलियन बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के क्या मोलरिटी होगा, जिसका डेंसिटी दिया, किसका डेंसिटी दिया, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया 1.15 ग्राम पर ml, विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। इसमें मोलिकुलर वेट देखिए निकाल कर 60 ग्राम निकलेगा। कैसे देखिए, ये एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हो गया तो दो नाइट्रोजन का मास हो गया 28 ग्राम, और यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो वो हो गया 4 ग्राम, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। तो ये कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, 28 + 12, ये तो 40 हो गया, और इधर 20 मतलब 60 ग्राम हो गया। तो वही दिया हुआ यूरिया का मोलिकुलर वेट दिया हुआ 60 ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो बताइए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मोलरिटी आखिर होता क्या है। तो मोलरिटी जो होता है ना, वो उसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरह से लिख सकते हैं। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट को मैं बी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। जो ए है उसको मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, और जो बी है वो मैं सॉल्यूट बोल रहा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में चाहिए। तो बताइए यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट क्या है और जो है सॉल्यूट क्या है। सॉल्वेंट तो हमारा वाटर दिख रहा है, जो ज़्यादा मात्रा में रहता है उसी को सॉल्वेंट बोलते हैं ना। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, एंड सॉल्यूट क्या है 120 ग्राम, जो कि यूरिया है। ये तो समझ गए। तो हमको क्या चाहिए, ये फॉर्मूला लगाए थे ना। तो एक तो चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो ये एक चीज़ तो हमको NB चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और फिर एक हम लोग को चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो चाहिए, और दोनों निकल जाएगा तो दोनों को डिवाइड करके हम लोग मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स क्या होता है आप लोग, मोल मतलब पढ़े हैं ना, वेट बटा मोलिकुलर वेट, ये चीज़ तो पढ़े हैं। मतलब कि दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, ये सब कुछ पढ़े हैं। मोलिकुलर द्रव्यमान ये पढ़े हैं ना। तो बताइए यहाँ पे NV को किस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का दिया गया मास कितना है बताइए, 120 ग्राम है, दिया गया द्रव्यमान 120 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट दिया वो 60 ग्राम। तो ये तो 2 निकल के आ गया, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जो NB का वैल्यू है वो हमारा 2 निकल गया, जो NB का वैल्यू वो 2 निकल गया, याद रखना है। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग को कैसे फाइंड करना वो देखिए। डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी दिया किसका दिया, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया। तो डेंसिटी लिख लीजिए 1.15 ग्राम पर ml दिया हुआ डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ। और बताइए मास कितना होगा सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हो तो सॉल्यूशन का ही मास लेना होगा, तभी तो हमारा सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम निकलेगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा बताइए। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट करते हैं। तो सॉल्वेंट का मास कितना है बताइए, सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम है, और सॉल्यूट का मास कितना है 120 ग्राम। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 1120 ग्राम, 1120 ग्राम होगा। अब आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, जो घनत्व होता है वो पढ़े हैं ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम पढ़े हैं, ठीक है। द्रव्यमान बटा वॉल्यूम क्या बोलते हैं वो चीज़ पढ़े हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम पढ़े हैं ना। तो अब मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास बटा, इसको इस साइड ले जाइए, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास बटा डेंसिटी लिख सकते हैं, मास बटा डेंसिटी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाता, वॉल्यूम इक्वल टू मास बटा डेंसिटी। जो वॉल्यूम है वो मास बटा डेंसिटी, मास कितना 1120, एंड डेंसिटी कितना है बताइए, डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर ml। मतलब कि ये वॉल्यूम निकालेंगे तो ये किस में आएगा, ml में आएगा, ml में आएगा। अब ml को मतलब मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया लीटर में, निकल गया ना लीटर में वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे निकल गया और NB का वैल्यू भी निकल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ये चीज़ है ना, ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया कितना आया, 1120 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 1000, ठीक है। तो अब इसको पुट कर देते हैं उसमें। अब हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला पता है NB डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो NB का वैल्यू 2 निकाले थे, और वॉल्यूम का वैल्यू कितना निकाले थे बताइए, 1120 डिवाइडेड बाई था 1.15 इंटू 1000 था, तो उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, डिवाइडेड में था तो उसको ऊपर ले जाते हैं 1.15 इंटू 1000। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये जीरो कैंसिल हुआ, और यहाँ से हमारा हो गया 115 इंटू 2, मतलब इसको भी कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 और 6 हो गया, और उधर हमारा कितना हो जाएगा बताइए 115 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 56, इतना हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा, लगभग आएगा 2.05 मोलर, 2.05 मोलर होगा, ठीक है। क्योंकि जो इसको 2 से
मतलब 2.05 मोलर होगा। तो किस में? ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए मोलरिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 1 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट वाज फाउंड टू रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ डाइल्यूट HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम एसिड बेस रिएक्शन जैसा कर सकते हैं। ठीक है, CaCO3 1 ग्राम है और उसको पूरा जो कंप्लीट रिएक्शन करने में कितना रिक्वायर होता है? 50 ml ऑफ डाइल्यूट HCl रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ HCl सॉल्यूशन इज, ऑप्शन में देख सकते हैं स्ट्रेंथ जो नॉर्मलिटी निकालना है। ठीक है, नॉर्मलिटी निकालना है इसमें। पिछले सवाल में हम लोग मोलरिटी निकाले थे, इसमें हम लोग को नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बताऊंगा, पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं 2 फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन को बनाऊंगा। जो नॉर्मलिटी होता है ना, वो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। इसको दूसरा तरीका से भी बता सकता हूँ मैं, 3-4 तरीका से इस क्वेश्चन को बना सकता है, लेकिन ये तरीका हमको अच्छा लग रहा है, ये तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। मोलरिटी जो नॉर्मलिटी जो होता है वो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, मोलरिटी निकाल लेंगे और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन फैक्टर तो इसका 1 ही होगा क्योंकि HCl है ना, तो HCl का एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। एन फैक्टर 1 होगा। एन फैक्टर 1 क्यों होगा कि इसमें हम लोग देखते हैं कि H+ आयन कितना है, ये बेसिसिटी देखते हैं, एक्चुअली में बेसिसिटी देखते हैं, तो ये एन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। तो हम लोग यदि मोलरिटी निकाल लेते हैं तो फिर हम लोग का नॉर्मलिटी निकालना आसान हो जाएगा एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी कैसे निकालेंगे वो आप लोग देखने के लिए देखिए, पहले इसका रिएक्शन पता करना होगा। तो इसका रिएक्शन आप लोग कुछ इस तरह से होगा। कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ 1 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 प्लस किसके साथ आप लोग का ये हो रहा है? HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ 2 HCl, और ये मिलकर बनाएंगे CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये चीज़ बनाएगा। देखिए बैलेंस है, कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, और यहाँ पे Cl2 हमारा 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हमारा कितना है? वहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, और कार्बन हमारा CO2, अच्छा कार्बन भी 1 है, तो कार्बन भी 1 है। तो इस तरह से हमारा जो है रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन का भी यूज होने वाला है, इस रिएक्शन को अभी लिख के रख लीजिए। इस रिएक्शन का भी यूज मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग को नॉर्मलिटी निकालने के लिए बता दिए कि पहले मोलरिटी निकाले, फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े? मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग भी फॉर्मूला पढ़े। तो पहले मोलरिटी कैसे निकालते वो देखिए, मैं किस तरह से जाता हूँ। पहले तो देखिए 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा? मोलिकुलर मास बताइए। तो मोलिकुलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट की कितना होगा? लगभग 100 ग्राम होता है। ठीक है, लगभग 100 ग्राम जो होता है इसका मोलिकुलर वेट होता है। लगभग इसको 40 ले लीजिए, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 48 हो जाएगा, और ये हमारा 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 60 हो गया, और कैल्शियम का 40 हो जाएगा। तो 100 ग्राम होता है मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा बताइए? कैल्शियम कार्बोनेट का मोल कितना हो जाएगा? मोल कितना हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का? दिया गया द्रव्यमान कितना? 1 ग्राम है। देखिए 1 ग्राम है, और मोलिकुलर वेट हम लोग 100 निकाले, मतलब कि 0.01 मोल हो गया। ठीक है, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ए मान लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ए मान लीजिए, HCl को बी मान लीजिए। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारा निकल गया कितना? 0.01 मोल। ठीक है, इतना निकल गया। अब हम लोग को निकालना है मोल्स ऑफ HCl निकालना है। ठीक है, मोल्स ऑफ HCl निकालना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े अभी कि मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, इसको एन से ही डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसको बी बोले ना, इसको बी बोले। ठीक है, तो इसके लिए ही बी यूज करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ से बताइए, यहाँ से मोल का फॉर्मूला क्या निकल गया? m इंटू भी निकल गया, m इंटू भी, ये चीज़ तो पढ़ गए, पता चल गया n इंटू भी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं n इंटू भी लगा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए जो मैं लगा रहा हूँ वो m इंटू भी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बताइए एन बी क्या हो जाएगा? m इंटू भी हो जाएगा। मोलरिटी नहीं दिया हुआ ना, तो मान लीजिए मोलरिटी को x मान लिया। ठीक है, इसके लिए मोलरिटी को x मान लिया, और इसका क्या है? वॉल्यूम कितना है? 50 ml है, तो इसको पहले लीटर में चेंज कीजिए। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1010 कैंसिल, मतलब कि 0.05 हो जाएगा। तो 0.05 हो जाएगा, मतलब इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे हैं किस तरह से कर रहा हूँ? x मान ली मोलरिटी इंटू 0.05, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब ये दोनों आप लोग को देखना है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को हो गया, जो ए लिए हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये जो बी लिए हैं वो HCl के लिए लिए हैं।
तो दोनों का मोल्स हम लोग निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लिए 0.01 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl का निकाल लिए x इंटू 0.05। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स है मोलेरिटी, किसका मोलेरिटी, मोलेरिटी ऑफ HCl, डाइल्यूट HCl। ये समझ गए। अब देखिए ये दोनों का कॉन्सेप्ट का किस तरह यूज करता हूँ मैं। सबसे पहले अब रिएक्शन की ओर चलते हैं। रिएक्शन क्या बताए थे आप लोगों को, तो अब आते हैं रिएक्शन की तरफ, जिसमें आप लोग रिएक्शन बताए थे CaCO3 प्लस 2HCl, ये चीज़ बताए 2HCl मिलकर क्या बनाता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये चीज़ बनाया। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि देखिए 1 मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ CaCO3 इज रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ HCl, है ना। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 मोल CaCO3 जिसको A से डिनोट किए थे वो 2 मोल क्या होता है B से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ CaCO3 मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ HCl। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ से हम लोग को रिएक्शन से मिला। अब बताइए 1 मोल क्या होता है, 1 मोल CaCO3 कितना मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब क्या समझ रहे हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोल क्या निकाले थे हम लोग, निकाले थे ना Na का वैल्यू निकाले थे ना, कितना निकाले थे 0.01 निकाले थे। यदि 1 मोल CaCO3 से 2 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है तो 0.01 से कितना मोल रिएक्ट करेगा, 2 इंटू 0.1 रिएक्ट करेगा, 0.01 मोल रिएक्ट करेगा। समझ रहे हैं ना क्या मैं बता रहा हूँ। यदि 1 मोल CaCO3 से 2 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है तो 0.01 मोल CaCO3 से कितना रिएक्ट करेगा HCl, 2 इंटू 0.1, इतना ही रिएक्ट करेगा ना। और हम लोग HCl का निकाले थे, कितना निकाले थे, अब निकाले थे HCl के कितना निकाले थे, यहाँ से निकला 2 इंटू 0.01 और HCl का हम लोग निकाले थे मोल कितना निकालते हैं x इंटू, याद होगा ना जो B का निकाले थे, क्या निकालते हैं x इंटू 0.05, ये चीज़ निकाले थे। यहाँ से x निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, x निकालेंगे यहाँ से तो बताइए यहाँ से x कितना निकल जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 होगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, है ना। 2 डिवाइडेड 5 मतलब कि इसको 0.4 हो गया। यही हमारा x जो है, x को ही तो माने तो मोलेरिटी होगा ना, तो मतलब कि हमारा यहाँ से मोलेरिटी निकल गया, मोलेरिटी 0.4। पता नहीं कितनों को समझ में आ रहा है यार, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मैं बता रहा हूँ। अब 11th पढ़े नहीं तो अब क्या कर सकता हूँ बताइए। तो मोलेरिटी हमारा निकल गया 0.4। अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मैंने बताया था मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर का वैल्यू ऑलरेडी बता दी कि इसमें 1 होगा। तो मोलेरिटी कितना है 0.4 इंटू एन फैक्टर 1, तो नॉर्मेलिटी हो गया 0.4 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल के इसमें ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका और 2-4 तरीका है, जैसे मैं इस तरह से भी बना सकता था M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। इस तरह से इजी हो जाता है। यहाँ से मैं मोलेरिटी निकाल लेता है जिसका चाहिए होगा, और उसके बाद में क्या करता नॉर्मेलिटी के साथ इक्वेट कर देता जैसा बनाया। तो इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं किस तरह से बनाया हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकाला, तो मोल निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 100 कर दिए तो हो गया 0.01, ये चीज़ निकल गया, ठीक है। अब इसका मोल निकाले, इसका मोल निकालने के लिए मोलेरिटी के जो फॉर्मूला होता है वो लगाए कि n डिवाइडेड बाई v होता है, तो यहाँ से n इक्वल टू एम भी हो गया, n इक्वल टू एम भी हो गया। तो इसका m कितना दिया था, m नहीं दिया था तो x मान लिए, और यहाँ इसको चेंज कर दिए थे लीटर में, तो ये हो गया 0.05 लीटर हो गया, तो इतना हो गया था। अब मैंने बताया दोनों का मोल निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट का भी और HCl का भी। अब बताया कि वह 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है कितना मोल के साथ, 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। तो अब यदि 0.01 ही था ना, इसका मोल निकाला तो 0.01 था, तो 0.01 मोल कितना के साथ रिएक्ट करेगा, 2 इंटू 0.01, है ना। यदि एक पेन का दाम दे देगा 3 रुपये, तो मैं पूछूंगा 0.01 पेन का दाम कितना होगा, तो 3 इंटू 0.01 कीजिएगा ना। तो वही मैंने किया कि 1 मोल का दिया था, 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो 0.01 किसके तक कितना के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 इंटू 0.01, और इसका हम लोग ऑलरेडी निकाले थे कितना x इंटू 0.05, और इसको इक्वेट कर दिए, हमारा कितना से इक्वेट कर दिए बताइए, 2 इंटू 0.01। यहाँ से हमारा x निकल गया कितना, x निकल गया हमारा, x निकल गया था 2/5 मतलब कि 0.4, जो कि मोलेरिटी हम लोग माने थे x को, तो 0.4 हो गया तो मोलेरिटी, और नॉर्मेलिटी कर दिए m इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर का वैल्यू 1 हो गया, तो नॉर्मेलिटी भी हमारा 0.4 नॉर्मल हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इसमें मोलेलिटी है, देखिए मोलेलिटी और मोलेरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मोलेलिटी ऑफ ए यूरिया सॉल्यूशन इन विच 0.01 ग्राम ऑफ यूरिया मोलिकुलर वेट दिया हो 60 ग्राम इज एडेड टू 0.3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट STP।
तो ये चीज़ हम लोग को पूछा जा रहा है। अब देखिए पहले मोलैरिटी क्या होता है वो समझा देता है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से, और उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो फॉर्मूला था। और जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, यहाँ वॉल्यूम नहीं होता है, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। मास को लिख देते हैं W, या वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को ए से हम लोग डिनोट करते हैं ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये केजी में होना चाहिए, जैसे वो लीटर में होना चाहिए था वो ये केजी में होगा। समझ गए। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो मोलैलिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम लोग को यही चीज़ निकालना है। तो पहले हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा, उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा, और दोनों को डिवाइड कर देने से हम लोग को मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यूरिया सॉल्यूशन दिया है इन विच 0.01 ग्राम ऑफ यूरिया दिया हुआ है इज एडेड टू 0.3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, डेसीमीटर की मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, और यहाँ से हम लोग का यूरिया का दिया हुआ। तो मतलब पहले यूरिया ही यहाँ पर जो सॉल्यूट का काम करना ना, तो इसका मोल निकाल लेते हैं। तो NB हमारा निकल गया, कितना हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान कितना 0.01, ठीक है, और इसका मोलिकुलर द्रव्यमान कितना आप लोग का 60 दिया हुआ। तो इसको पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो बैठ जाएगा, है ना, 2 जीरो बैठ जाएगा, मतलब कि 1/6 इंटू 10 का पावर -4 कर देते हैं। 1/6 इंटू 10 का पावर -4 निकल गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, NB का वैल्यू निकल गया 1/6 इंटू 10 का पावर -4 नहीं होगा, -3 होगा ना, -3 हो गया, ये 1 जीरो और यहाँ 2 जीरो, -3 होगा। तो NB का वैल्यू निकल गया 10 का पावर -3/6। ठीक है, याद रखिएगा। अब बताइए हम लोग को निकालना क्या है, अब निकालना हम लोग को वेट निकालना, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना। तो हम लोग को फाइंड कर लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। पहले देख लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्वेंट का, वाटर सॉल्वेंट है ना, तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आप लोग का सॉल्वेंट दिया हुआ, कितना दिया हुआ बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम लोग का 0.3 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ, 0.3 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ से हम लोग पता है जो डेंसिटी होता है वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता है 1 ग्राम पर ml होता है, और इसी को यदि चेंज करके लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये चीज़ लिख सकते हैं। जो हम लोग का डेंसिटी होता है उसको लिख सकते हैं 10 का पावर 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ml को डेसीमीटर क्यूब में किस तरह से चेंज करना वो आप लोग चेंज कर लीजिए, कुछ इसी तरह से आप लोग का आएगा 10 का पावर 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। यहाँ पर मास ना लिखकर मैं वेट लिखता, वेट बटा वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से बताइए वेट का क्या होगा, वेट होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मतलब वेट यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, वेट ऑफ किसका निकालना है, ये सारा कुछ सॉल्वेंट का चल रहा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी कितना है 10 का पावर 3, और हम लोग वेट कितना है बताइए, ये सॉरी वॉल्यूम कितना है 0.3। तो इसको ये किस में निकलेगा वेट, ये ग्राम में निकलेगा। अब ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 का पावर 3 से डिवाइड करते हैं, 10 का पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये केजी में निकल गया। अब 10 का पावर 3 कट गया तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल गया 0.3 kg। मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो निकला वो हमारा निकल गया 0.3 kg। एंड हम लोग ऑलरेडी निकाले थे मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले थे, कितना निकला था 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 6 निकला था ना, इतना मोल निकला था। अब क्या करना हम लोग, मोलैलिटी निकालना। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बताए थे NB डिवाइडेड बाई WA। तो NB कितना है 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू ये 0.3। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा बताइए, इसको यदि आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, लगभग में ऑप्शन 1 आएगा, जो है ना ऑप्शन 1 नहीं आएगा, लगभग आप लोग का ऑप्शन 4 आएगा। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा इसको, ये चीज़ को आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 0.3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 48। ये भी क्लास 11 का क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्जर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है देखिए, हिंदी भी आप लोग रीड कर सकते हैं, मैं इसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग को जो पूछा जा रहा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर को मान लीजिए PT से डिनोट कर रहे हैं, और जो आप लोग का प्रेशर एक्जर्टेड बाय ऑक्सीजन, जो उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, PT डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज़ का रेशियो हम लोग को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखिए एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 11 में, आप लोग तो नहीं पढ़े होंगे लेकिन मैं बता देता हूँ। जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को काय से डिनोट करते हैं, इसको जो बोला जाता है ना इसको काय बोला जाता है। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर इंटू
मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो मान लीजिए हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या पूछा जा रहा था, हम लोग को जो पूछा जा रहा था वो क्या पूछा जा रहा था, पीटी डिवाइडेड PO2, मतलब कि पीटी डिवाइडेड PO2 उससे क्या हो जाएगा बताइए, उससे निकल जाएगा ना 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज़ निकल जाएगा, क्योंकि ये बताए ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हो जाएगा। तो PT/PO2 कितना हो जाएगा, PT/PO2 आप लोग का जो हो जाएगा वो 1/XO2 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो 1/मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हो जाएगा, और यही इसी चीज़ को हम लोग निकाल लेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है ना, जैसे मान लीजिए A और B दिया हुआ, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट दिया हुआ है, मतलब दो सोल्यूट दिया हुआ आप लोग समझ लीजिए। तो इसको निकालने के लिए मान लीजिए A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर में रखना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यहाँ नीचे रखना है। यदि B यहाँ लिखता तो यहाँ ऊपर में B हो जाता, बाकी नीचे वही सेम रहता। तो हम लोग यदि ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन CH4, ये चीज़ हम लोग को लिखना होगा। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें मान लीजिए इक्वल मासेस बोल रहा है ना, इक्वल मासेस बोल रहा, तो मैंने मान लिया है कि इक्वल मासेस में 32 ग्राम मान लिया, तो 32 ग्राम मान लिया इक्वल मासेस। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, अदरवाइज आप लोग एक्स भी मान के बना सकते हैं, मैंने 32 ग्राम मान लिया। तो ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा बताइए, ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा, मोल निकालने के लिए दिया के द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलिकुलर द्रव्यमान। तो दिया के द्रव्यमान 32 है और डिवाइडेड मोलिकुलर द्रव्यमान O2 क्या होगा 32 डिवाइडेड 32 क्या होगा 1 होगा। तो ये चीज़ तो 1 हो जाएगा, NO2 मोल ऑफ O2, और इसमें भी मोल ऑफ O2 1, एंड मोल ऑफ CH4 कितना हो जाएगा बताइए, CH4 का मोलिकुलर मास होता है 16 ग्राम और दिया के द्रव्यमान कितना 32 ग्राम, 32 ग्राम हम लोग माने हैं, तो 32 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो रहा है 2 हो जाएगा, 2 हो गया। तो ये हम लोग का हो गया 1/3, मतलब कि यहाँ से क्या निकला, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकल गया 1/3, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकल गया 1/3। हम लोग PT डिवाइडेड बाय PO2 लिखे थे, कितना लिखे थे 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना निकला 1/3 निकला, मतलब इसको लिख सकते हैं 3/1, 3:1 किस में, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग 11th का ही दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम द एनोडिक प्रोडक्ट इज, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच कैन फॉर्म ओनली बेसिक ऑक्साइड। तो देखिए बेसिक ऑक्साइड बोला जा रहा है, ओनली बेसिक ऑक्साइड, ये चीज़ पर फोकस करना होगा, सिर्फ क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ये चीज़ पर फोकस करना होगा, ठीक है, सिर्फ क्षारीय ऑक्साइड। तो देखिए जो सोडियम है वही तो सिर्फ क्षार ऑक्साइड बना सकता है ना, ऐसा क्यों, एल्यूमिनियम। देखिए सबसे पहले ये आप लोग कॉन्सेप्ट पता है ना, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है बताइए, बेसिक ऑक्साइड वही, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटल बनाता है बेसिक ऑक्साइड, मेटल मतलब धातु बनाता है जो बेसिक ऑक्साइड, मतलब क्षारीय ऑक्साइड बनाता है धातु। और आप लोग का अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड आप लोग का अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड आप लोग कौन बनाता है बताइए, अम्लीय ऑक्साइड आप लोग का नॉन मेटल बनाता है, नॉन मेटल क्या बोलते हैं, अधातु बनाता है आप लोग का अम्लीय ऑक्साइड, और क्षारीय ऑक्साइड बनाता है धातु। तो देखिए इसमें धातु ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो तीनों तो हो सकता है, आप लोग बोलेंगे तो तीनों तो हो सकता है, क्षारीय ऑक्साइड तो मेटल बनाता है तो तीनों हो सकता है, तीनों मेटल है। लेकिन बोल रहा है ओनली बेसिक ऑक्साइड, तो ओनली बेसिक ऑक्साइड के लिए सिर्फ सोडियम ही होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और जो जिंक है वो तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाता है, आप लोग पढ़े हैं ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो तो एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाता है, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकता, सिर्फ सोडियम ही होगा जो कि बेसिक ऑक्साइड बनाता है। बाकी एल्यूमिनियम और जिंक तो ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाता है, और जो सिलिकॉन है ये तो आप लोग का नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, मतलब कि एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब सोडियम इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच अमंग विल डिस्प्लेस यू फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन। ये तो आप लोग का इजी क्वेश्चन है यार, कि निम्नलिखित में से कौन तांबा को उसके सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देगा। ये आप लोग के लिए ट्रिक बनाए थे, जिसमें आप लोग बताए थे कुछ इस तरह से, कृष्णा को मांगवा लो जाने पे पैसा भी क्योंकि जाएगी। ये ट्रिक आप लोग नहीं देखे तो जाइए चेकआउट कीजिए, आप लोग ट्रिक मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 3 सही जो होगा जिंक, क्योंकि Cu से ऊपर जो होगा वही तो इसको डिस्प्लेस कर सकता है ना, इसके विलियन से, इसके सल्फेट के विलियन से,
मतलब इसके आप लोग सॉल्यूशन से। तो Zn जो होता है ना वो कॉपर से ऊपर में होता है, इसलिए अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण Zn क्या करता है, Cu को कॉपर को उसके सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो कॉपर से कम अभिक्रियाशील होता है। आप लोग अभिक्रियाशील आप लोग पढ़े होंगे ना, तो इसमें आप लोग जो एक टेबल पढ़े हैं अभिक्रियाशीलता का जो क्या बोलते हैं क्रम पढ़े हैं, ऑर्डर पढ़े हैं, उसमें ये तीनों जो है नीचे आता है। ठीक है, जो Ag है, Au है और Hg है वो नीचे आएगा। आप लोग ट्रिक बताए थे कृष्णा को मांगवा लो, जाने पे पैसा भी है, क्योंकि Hg आज आएगी, वो सारा कुछ नीचे ही आता है, लेकिन Zn जो है कॉपर से ऊपर आता है जिंक, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर सकता है। चलिए 50 को चलते हैं। इथेनॉल के गुण है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल आर, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही जब होगा, जलन में घुलनशील, मतलब कि वाटर सोल्यूबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की ओर चलते हैं। प्रथम आयमन क्या लिखा हुआ, प्रथम आयमन विभव का सही क्रम है। तो इसमें देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल को ही आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है क्या पता है, लूजली जो मतलब कि सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। तो करेक्ट ऑर्डर बोलता है, इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, 52 ही तक रखते हैं, 53 से 80 नंबर क्वेश्चन तक नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, और पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा